हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनस क्लासेज। इस वीडियो में हम लोग राज्य और केंद्र स्तरीय परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न या आगामी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में 25 अति महत्वपूर्ण MCQ पर चर्चा किया गया है। यह पार्ट 4 है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, चेतन आनंद का संबंध किस खेल से है? तो चेतन आनंद का संबंध बैडमिंटन से है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, क्लीन वाटर एक्ट भारत में कब आया? तो क्लीन वाटर एक्ट भारत में 1977 में आया था। चलते हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। अब वाशिंगटन DC यह संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। यहाँ वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर है। जेनेवा बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर है। ये हम आने वाले वीडियो में जब ऑप्शन आएगा तो हम जरूर बताएंगे कौन कौन सा संगठन का यहाँ कार्यालय है। चलते हम इसी के साथ चौथे नंबर क्वेश्चन पर। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था? तो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन पहली बार कनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था 1928 में। अब हम लोग थोड़ा सा कनाडा के बारे में देख लेते हैं। कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है। उत्तरी अमेरिका महादेश का एक देश है। ये यूरेनियम उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। लुगदी जिससे कागज बनता है, लुगदी उत्पादन में यह प्रथम स्थान पर है। और विनिपेग गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है कनाडा में। इतना सारा बात आप कनाडा के बारे में ज़रूर याद रखिएगा, जो बराबर एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे कि लुगदी उत्पादन में विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो कनाडा है। उसके बाद यूरेनियम उत्पादन में सेकंड स्थान पर कौन है? तो ये बराबर पूछा जाता है। तो यूरेनियम उत्पादन में सेकंड स्थान पर कनाडा है। प्रथम स्थान पर कजाकिस्तान है और थर्ड स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। ध्यान रखिएगा। चलते अब हम लोग पाँचवें नंबर क्वेश्चन पर। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि संगीत नाटक एकेडमी का स्थापना कब हुआ? तो संगीत नाटक एकेडमी का स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ था। संगीत नाटक एकेडमी का स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ था। चलिए, स्टैटिक क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पर। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब और किसके लिए मिला? तो ऑप्शन कहता है, पहला ऑप्शन है 1913 गीतांजलि, दूसरा ऑप्शन है 1915 काबुलीवाला, 1917 गोरा और 1919 चार अध्याय। तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए दिया गया था। ध्यान रखिएगा कि 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। अब ये काबुलीवाला उनकी एक रचना है, गोरा भी उनकी एक रचना है और चार अध्याय भी उनकी एक रचना है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये काबुलीवाला, गोरा, चार अध्याय, ये सभी रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं। अब हम लोग चलते हैं
सातवां नंबर क्वेश्चन पर, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। अलमाटी बांध, अलमाटी बांध किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, या इनमें से कोई नहीं? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। किस पे है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। अब हम लोग थोड़ा सा कृष्णा नदी के बारे में भी देख लेते हैं। तो कृष्णा नदी दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हुआ है। इसके किनारे जो है सतारा और विजयवाड़ा शहर बसा हुआ है। इसकी सहायक नदी भी देख लेते हैं हम लोग कृष्णा नदी के। तो पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी और बहुत सारा इनके सहायक नदी है। बांध भी देख लेते हैं। तो बांध जो है, एक है नागा अर्जुन सागर बांध जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त है। तेलंगाना, ये कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद है एक है श्रीशैलम, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला में है। तो इतना सारा बात आपको कृष्णा नदी के बारे में हमेशा याद रखना होगा। उसके बाद है सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है गोदावरी। गोदावरी भी दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है जो सबसे लंबी नदी है। यह त्रियंबक की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। इसकी सहायक नदी बेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, मूसा, इरावती इत्यादि है। और गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा नहीं, दक्षिणी गंगा। क्या कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिणी की गंगा कहा जाता है। उसके बाद इन पर देख लेते हैं। पोलावरम परियोजना, जिसे इंदिरा सागर परियोजना भी कहते हैं, यह आंध्र प्रदेश में है। कालेश्वरम परियोजना तेलंगाना में है। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में। ये तीन परियोजना आप जरूर याद रखिएगा। कोई ना कोई एग्जाम में आगे पीछे करके इनसे पूछा ही जाता है कि पोलावरम परियोजना कहाँ है और किस नदी पर है। तो पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में है और गोदावरी नदी पर है। गोदावरी नदी पर एक है कालेश्वरम परियोजना जो तेलंगाना में है और जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में है। उसके बाद गोदावरी नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? तो नासिक बसा हुआ है, औरंगाबाद बसा हुआ है, उसके बाद निजामाबाद बसा हुआ है। इतना सारा आपको फैक्ट जो है गोदावरी के बारे में हमेशा याद रखना होगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा, अगर दक्षिण की वर्ड बीच में आ गया तो वह तो कावेरी हो जाएगा। सिर्फ दक्षिण गंगा, दक्षिण और गंगा के बीच में अगर कोई नहीं रहे तो वो गोदावरी होगा, या फिर बूढ़ी गंडक, वो भी गोदावरी ही होगा। दक्षिणी गंगा जैसे आए तो वो गोदावरी होगा। दक्षिण की गंगा तो वो कावेरी होगा। याद रखिएगा आप लोग। अब कावेरी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कावेरी ब्रह्मगिरी के पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। इस पर शिव समुद्र, जिसे गरसप्पा जलप्रपात कहते हैं, इसके किनारे तिरुचिरापल्ली शहर बसा हुआ है। दूसरा बात, कावेरी जल विवाद भी है जो आज ने आज़ादी से नहीं, अंग्रेज के समय से ये विवाद चलता आ रहा है। आज वर्तमान में भी विवाद का विषय बना हुआ कावेरी जल बंटवारा। यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, ये चारों 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में यह जल बंटवारा का विवाद बना हुआ है अभी भी। कावेरी नदी पर एक मेट्टूर बांध है जो तमिलनाडु में है। कृष्ण राजा सागर बांध है जो कर्नाटक में है। उसके बाद सहायक नदी के बारे में भी देख लेते हैं। हेमावती, काबिनी, स्वर्णावती, अमरावती, ये सभी कावेरी की सहायक नदी है। और अमरावती कावेरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और कावेरी को दक्षिण भारत या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। तो चलते हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल है। सिरका को रासायनिक नाम, विनेगर को
को रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल कहा जाता है। अब है एक एसिटिलीन और एक है एथिलीन। तो एसिटिलीन जो है, जो जब प्राकृतिक कृत्रिम रूप से किसी को फल को जब हम पकाते हैं तो एक कार्बाइड आता है जिसको रासायनिक भाषा में एसिटिक कहा जाता है। एक गैस होता है जिससे, जैसे आम को पकाना हो, केला को पकाना हो, तो इसमें कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिक पदार्थ का हम लोग यूज करते हैं। एक तरह का गैस होता है, उसे यूज करते हैं फल पकाने के। लेकिन प्राकृतिक रूप से अगर पेड़ में जब पेड़ के हार्मोन के द्वारा जब खुद फल पकता है तो एथिलीन हार्मोन के द्वारा प्राकृतिक रूप से फल पकता है। जैसे पेड़ में ही लगा हुआ अगर आम पक रहा है तो वह पेड़ के एथिलीन हार्मोन का उपयोग करके फल पक रहा है, ये याद रखेगा। तो कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए एसिटिलीन और प्राकृतिक रूप से फल पकने के लिए एथिलीन। और सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। चलते हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल में है। अब इसमें एक रायबरेली इंदिरा गांधी जी का लोकसभा क्षेत्र है, जो बाद में जाकर इंदिरा गांधी के बाद जाकर ये सोनिया गांधी का लोकसभा क्षेत्र हो गया। उसके बाद एक फूलपुर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का यह लोकसभा क्षेत्र है। ये भी याद रखेगा कि जवाहरलाल नेहरू जी फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से खड़ा होते थे। ठीक है, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में, मध्य प्रदेश, भोपाल में स्थित है। चलते अब हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं हम लोग। मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने किया? तो मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा के द्वारा 1950 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा के द्वारा 1950 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। अब इस ऑप्शन में है पॉल और पीटर। ये ईसा मसीह जी के सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक हैं दोनों, पॉल और पीटर। ध्यान रखिएगा कि ये पॉल और पीटर कौन है? तो ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य हैं। उसके बाद हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। तो 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो अंतिम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी और अंतिम उपाध्यक्ष मोटेक सिंह आहूलिया थे। जब 2015 में नीति आयोग बना, इनका नाम चेंज कर दिया गया। तो उससे पहले तक जब तक 2014 तक योजना आयोग रहे, तो योजना आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष मोटेक सिंह आहूलिया था। अब देख लेते हम लोग योजना आयोग। तो योजना आयोग को 15 मार्च 1950 को नई दिल्ली में गठन किया गया था। योजना आयोग को, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष मोरारजी देसाई, जो भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी हुए थे, जो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के गुलजारी लाल नंदा पहले उपाध्यक्ष हुए। उसके बाद अंतिम योजना आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष मोटेक सिंह आहूलिया हुए। उसके बाद योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 से बनाया गया नई दिल्ली में। इसके पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष अरविंद पटगिया हुए। पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और
और पहले उपाध्यक्ष अरविंद पटगिया हुए और पहले सीईओ सिंधु सिंह खुल्लर हुए। उसके बाद इनमें एक अमिताभ कांत, तो अमिताभ कांत दूसरे सीईओ हुए। कौन? नीति आयोग के दूसरे सीईओ हुए। अब वर्तमान सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। इतना सारा बात आप लोग याद रखिएगा। चलते हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर्वाधिक वनों का प्रतिशत किस राज्य में है? तो सर्वाधिक वनों का प्रतिशत मिजोरम में है। किस राज्य में है? मिजोरम में सर्वाधिक वनों का प्रतिशत है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर वनों के प्रतिशत में अरुणाचल प्रदेश आता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर मेघालय आता है। हम लोग थोड़ा सा अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा भौगोलिक स्तर क्या है इनका। तो अरुणाचल प्रदेश एक तरफ भूटान से, दूसरी तरफ चीन से, एक तरफ म्यांमार से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क नामदफा राष्ट्रीय पार्क है। उसके बाद भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में ही है, किबूती बिंदु। ये इतना सारा बात आप लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में जरूर याद रखिएगा। उसके बाद एक ऑप्शन में मेघालय, तो मेघालय सिर्फ बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उसके बाद मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ एक पहाड़ी भी है और इसी के नाम पर 3 गारो खासी जयंतिया के नाम पर जो जनजाति भी है जो मातृसत्तात्मक समुदाय के हैं। और लोक नृत्य देखा जाए तो वहाँ लाहो लोक नृत्य है मेघालय में। उसके बाद मेघालय में एक विश्व का सबसे वर्षा वाला क्षेत्र भी है, मानिसराम। इतना सारा बात आप लोग याद जरूर रखिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धन विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद से? तो धन विधेयक का संबंध अनुच्छेद 110 से है। किससे? धन विधेयक का संबंध 110 से है। अब इसमें एक ऑप्शन है 280, अनुच्छेद 280। तो यह वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग का जिक्र संविधान का अनुच्छेद 280 में कहा गया है। अनुच्छेद 360, तो अनुच्छेद 360 के बारे में वित्तीय आपात के बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 368, तो अनुच्छेद 368 जो है जो संविधान संशोधन के बारे में बताया जाता है, जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोग लिए हुए हैं। चलते हम लोग अब 14 नंबर क्वेश्चन पर। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? तो यह JB कृपलानी के द्वारा पहली बार जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर पूरी लोकसभा को इस्तीफा देना पड़ता है, सत्तादल पार्टी को। तो जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध पहली बार अविश्वास प्रस्ताव JB कृपलानी के द्वारा लाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं JB कृपलानी। तो JB कृपलानी 1947 में जब भारत देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे, JB कृपलानी ही जी थे। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा ये अंबेडकर जी। तो अंबेडकर जी का जन्म से ही पहले पढ़ते हैं। तो जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश, जो वर्तमान मध्य प्रदेश के मऊ जिले में हुआ था। अंबेडकर जी ने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता आदि पत्रिकाओं का इन्होंने निकाले थे, आदि पत्रिका निकाले थे। इसमें मूक नायक जो था, मूक नायक साप्ताहिक पत्रिका था जो मुंबई से निकलता था। तो अक्सर एग्जामों में ये मूक नायक और बहिष्कृत भारत के बारे में जरूर कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाता है कि मूक नायक और या बहिष्कृत भारत किनका पत्रिका है। तो ये भीमराव अंबेडकर जी की पत्रिका है।
भीमराव अंबेडकर जी की एक आत्मकथा है जिनका नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा। भीमराव अंबेडकर जी का संबंध महार आंदोलन से भी है जो छुआछूत के चलते हुआ था महाराष्ट्र में। उसके बाद उन्होंने 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी स्थापना किए थे। उसके बाद ये भीम सेना के भी संस्थापक है। उसके बाद जब 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बना था तो इन्हें बंगाल प्रांत के पूर्वी बंगाल प्रांत से इन्हें निर्वाचित होकर भेजा गया था। कहाँ? लोकसभा में। उनके उसके बाद उस समय मुस्लिम लीग के सहयोग से अंबेडकर जी संविधान सभा में गए थे पूर्वी बंगाल के क्षेत्र से। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उससे पहले देश का बंटवारा हो गया और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्सा में चला गया। तो फिर स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा में भीमराव अंबेडकर मुंबई लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर गए थे दोबारा। ये याद रखिएगा। 2019 में जब दरोगा का एग्जाम पीटी एग्जाम हुआ था तो उसमें एक प्रश्न किया गया था कि भीमराव अंबेडकर का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है जहां से चुनकर संविधान सभा में गए थे। तो उसमें एक बंगाल, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी और एक ऑप्शन था। तो ध्यान रखिएगा कि पहली बार जब चुना कर गए थे तो बंगाल प्रांत से चुना कर गए थे और दूसरी बार जब गए थे तो वह बम्बई प्रांत से चुना कर गए थे। ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन्हें जब देश आज़ाद हुआ तो 29 अगस्त 1947 को जब प्रारूप समिति बनाया गया तो इनको अध्यक्ष बनाए गए। ये भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री थे। उसके बाद 1990 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। याद रखिएगा कि बाबा साहब को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं तो इनके बारे में एक ही बात याद रखिए कि इन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भारतीय महिला अध्यक्ष बने थे 1925 में कानपुर अधिवेशन में। उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले राज्यपाल भी बने थे, उत्तर प्रदेश से महिला राज्यपाल बने थे। उसके बाद जब 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था जिस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भी गए थे, उस गोलमेज सम्मेलन में महिला का प्रतिनिधि सरोजिनी नायडू ने ही किए थे। ये भी ध्यान रखिएगा। चलते अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो भूतपूर्व सांसद के लिए पेंशन योजना कब लाया गया? तो भूतपूर्व सांसद के लिए पेंशन योजना 1976 में लाया गया। ध्यान रखिएगा कि भूतपूर्व सांसद के लिए पेंशन योजना 1976 में लाया गया। उससे पहले सांसद लोग को पेंशन नहीं मिलता था। ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर हैं। उसके बाद इसमें एक है राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। उसके बाद जब संविधान सभा का गठन हुआ तो 11 दिसंबर 1946 को इनको अस्थाई अध्यक्ष भी संविधान सभा का बनाया गया। ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन्हें बिहार का गांधी भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। एम ए अयंकर ये पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और भारत के पहले राज्यसभा के सभापति भी थे। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। रेबीज, खसरा, जॉन्डिस, मेनिंजाइटिस किससे होने वाला बीमारी है? तो ये सभी वायरस से होने वाला बीमारी है। रेबीज, खसरा, जॉन्डिस, मेनिंजाइटिस
ये सभी वायरस से होने वाला बीमारी है, ध्यान रखिएगा। ये आपको जब साइंस का चैप्टर भी पढ़िएगा एग्जाम में, जरूर कोई ना कोई रोग या डिजीज से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे जरूर रहेगा। या फिर मिलाने वाला क्वेश्चन रहता है कि एक तरफ दे दिया इनका नाम और एक तरफ या किस चीज़ से संबंध रखता है, जैसे रेबीज कुत्ता के काटने से संबंध रखता है, तो इस तरह का आपको दे दिया जाएगा। एक तरफ मेनिंजाइटिस जो मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है, तो एक तरफ आप फिर मिलाने वाला ये दे दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि रेबीज, खसरा, जॉन्डिस, मेनिंजाइटिस ये सभी बीमारी वायरस से होने वाला बीमारी है। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेवाड़ के राणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया। तो मेवाड़ के राणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह किया था, अकबर के तरफ से। अकबर के सेनापति राजा मान सिंह थे। और आपसे कहीं पूछा जाए कि महाराणा प्रताप के तरफ से कौन लड़ा था, तो महाराणा प्रताप के तरफ से हकीम खां सूर लड़े थे, जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे। याद रखिएगा जरूर इस बात को। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा अकबर के बारे में देख लेते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो अकबर मुगल साम्राज्य के तीसरे राजा हुए। अकबर मुगल साम्राज्य के तीसरे राजा हुए, जिनका कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर ने सेकेंड पानीपत की लड़ाई, द्वितीय पानीपत की लड़ाई 1556 ईस्वी में लड़ा था। अकबर बैरम खां, अकबर उस समय नाबालिग था, 14 वर्ष से कम आयु का था। तो अकबर के तरफ से बैरम खां और हेमू के बीच लड़ा गया था। उनके बाद उनकी कुछ उपलब्धियां हैं, जैसे 1572 ईस्वी में इन्होंने गुजरात विजय किए थे। 1562 ईस्वी में इन्होंने दास प्रथा को समाप्ति किए थे। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किए थे। 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिए थे, जो आगे चल के औरंगजेब फिर से लागू कर देते हैं ये जजिया कर को। 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था। कौन? ये अकबर। और दीन इलाही की स्थापना करने के कारण स्मिथ ने कहा था कि दीन इलाही अकबर की बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं है, बल्कि मूर्खता का प्रतीक है। यह बात स्मिथ ने कहा था दीन इलाही धर्म की स्थापना पर। याद रखिएगा कि दीन इलाही धर्म की जो स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर ने की थी, तो इस पर स्मिथ कहते हैं कि अकबर जो है, जो दीन इलाही का जो धर्म की स्थापना की है, यह उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं है, बल्कि मूर्खता का एक प्रतीक है। अब जो भी हो, उनकी सोच, उनकी अपनी उनकी वक्तव्य को पूछा जाता है एग्जाम में, इसी कारण आप याद रखिएगा। उसके बाद उनकी राजधानी फतेहपुर सिकरी थी। अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार के बारे में भी जान लीजिए, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो उनके चित्रकार थे दशावंत, बसावन, मुकुंद, हरिवंश। दशावंत और बसावन ये बराबर एग्जामों में पूछा जाता है कि ये दोनों चित्रकार किस शासन काल के थे। तो अकबर दे देंगे, जहांगीर दे देंगे, उसके बाद औरंगजेब दे देंगे, बहादुर शाह जफर दे देंगे। अब जहांगीर हुए चित्रकारों के राजकुमार, लेकिन ये दशावंत और बसावन जो है, जो चित्रकार अकबर के समय के थे। उसके बाद सती प्रथा के विरुद्ध भी वह सबसे पहले अध्यादेश लाए। उसके बाद जहांगीरी महल किसने बनवाया? आगरे के किले में। तो ये ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपको अकबर जहांगीर ही देगा, लेकिन जहांगीरी महल का निर्माण आगरे किले में अकबर ने बनवाया। ये ध्यान रखिएगा कि जहांगीरी महल का निर्माण आगरे के किले में अकबर ने करवाए थे। यमुना किनारे स्थित, उसके बाद देख लीजिए, यमुना किनारे स्थित आगरे के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? 1565 ईस्वी में यमुना किनारे स्थित आगरे के लाल किले का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। उसके बाद अकबर के समय में जो है, जो गोंडवाना की शासिका दुर्गावती थी, बीजापुर की शासिका चांद बीबी थी। और जिस समय अकबर मरे थे, देहांत हुआ था उनका, तो उस समय मुगल साम्राज्य
15 प्रांतों में था, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जहांगीर के बारे में भी देख लेते हैं। जहांगीर के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जहांगीर को न्याय के जंजीर के लिए याद रखा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए कर ही लेते हैं, थोड़ा सा देख ही लेते हैं कि जहांगीर के बारे में क्या क्या है। जहांगीर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, तुजुके ए जहांगीर। उसके बाद जहांगीर की बेगम नुसरत जहां ने बेगम ए बादशाह की उपाधि धारण की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जहांगीर ने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड की सजा सुनाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि 1620 ईस्वी में जहांगीर ने कागड़ा हिमाचल पर आक्रमण किया था, जहां पर ज्वाला देवी की मंदिर है। उसके बाद जहांगीर के दरबार में हॉकिंस 1608 में आए थे। उसके बाद टॉमस रो 1615 ईस्वी में आए थे, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। इतना सारा बात आप लोग जहांगीर के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम लोग 19वें नंबर क्वेश्चन पर। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 19वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी किस चीज का अध्ययन है? तो माइकोलॉजी आप लोगों को कवक का अध्ययन है, ध्यान रखिएगा कि माइकोलॉजी आप लोग का कवक का अध्ययन है, और फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन है। ये माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी जरूर कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाता है, और माइको फाइको के चक्कर में आपको फंसा देगा कभी, तो ध्यान रखिएगा कि माइकोलॉजी कवक और फाइकोलॉजी शैवाल। अगर आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो कवक को फंगस भी कहते हैं, आप फंगस से फाइकोलॉजी नहीं कर दीजिएगा। फाइकोलॉजी का मतलब होता है शैवाल का अध्ययन, और फंगस का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पर। 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्रोही कविता की रचना किसने किया? तो विद्रोही कविता की रचना गाजी नसरुल इस्लाम ने किया था, ध्यान रखिएगा कि विद्रोही कविता की रचना गाजी नजरुल इस्लाम ने किया था। उसके बाद देखिएगा हाजी सईतुल्लाह। अब ये भी नाम आपको बहुत फेमस नाम मिलेगा, बराबर आप सुनने को मिलेगा कि हाजी सईतुल्लाह। तो ये है फराइजी आंदोलन के जनक थे, हाजी सईतुल्लाह फराइजी आंदोलन के जनक थे। उसके बाद एक बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। जब 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था, तो उस मद्रास में, तो उसमें बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी। और उसके बाद है एक एम रहमतुल्लाह सियानी। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और इसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो याद रखिएगा कि रहमतुल्लाह सियानी का जो है संबंध जो है, जो 1896 में या कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, और इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे मद्रास सेशन में, याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, टीबी, कुष्ठ रोग और निमोनिया किससे होने वाला बीमारी है? तो ये सभी बीमारी जीवाणु से होने वाला बीमारी है, बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। आपको इससे पहले हमने वायरस से भी होने वाले बीमारी के बारे में पढ़ाया है। अब जीवाणु के बारे में भी ये सारा रोग जो है, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, टीबी, कुष्ठ रोग और निमोनिया, ये सभी जीवाणु से होते हैं, तो याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं।
पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह नीला दिखाई देता है? तो सबसे पहली बात कि पृथ्वी नीला क्यों दिखाई देता है? तो पृथ्वी पर 71% जल ही है, इसे कारण इसे नीला दिखाई देता है। लेकिन पृथ्वी के अलावा भी एक ग्रह है जो नीला दिखाई देता है, तो वह कौन सा ग्रह है? शुक्र, शनि, अरुण या वरुण। तो यह पृथ्वी के अलावा जो नीला ग्रह दिखाई देता है वह वरुण है, कि पृथ्वी के अलावा वरुण ग्रह भी नीला ग्रह दिखाई देता है। अब हम लोग देख लेते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसे भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, उसका सबसे चमकीला तारा, ये सब भी कहते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है और ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी जितना भी ग्रह है, एक शुक्र और एक अरुण ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, जिसके कारण जो होता है जो उल्टा होता है। बाकी जितना भी ग्रह, जैसे पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूमता है, जिसके कारण हम लोग को सूर्य का उदय जो होता है पूरब में होता है। अगर पश्चिम में घूमे, जैसे शुक्र ग्रह पूरब से पश्चिम घूमता है, अगर शुक्र पर जाने पर ऐसा प्रतीत होगा कि पश्चिम के तरफ सूर्य उदय हो रहा है। याद रखिएगा, ये दो फैक्ट याद जरूर रखिएगा कि शुक्र ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। उसके बाद है शनि। शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और दूसरा सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला भी ग्रह है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद इसमें 10 ब्लैरिंग की संख्या होती है, जो चारों ओर इसकी विशेषता है, ब्लैरिंग की संख्या है 10, ये भी ध्यान रखिएगा। शनि को काला ग्रह भी कहते हैं। और हाल के ही बुक सब में आप देखिएगा कि पहले हम लोग को पढ़ाया जाता था कि बृहस्पति को सबसे ज़्यादा उपग्रह है, लेकिन हाल के अध्ययन से अब एनसीईआरटी भी यह शायद मेंशन कर दिया है, या एग्जाम में तो अब पूछा ही जाता है, लेकिन एनसीईआरटी शायद संभवतः मेंशन कर दिया है कि सौर मंडल में किस ग्रह को सबसे ज़्यादा उपग्रह है, तो शनि को है, 82 उपग्रह है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद है अरुण के बारे में देख लेते हैं। यह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसमें मीथन का संकेंद्रण है। दूसरा बात है कि यह लेटा हुआ या झुका हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसके चारों ओर वलय रिंग की संख्या 5 है, जिसको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिन कहा जाता है। और अरुण ग्रह भी पूरब से पश्चिम की ओर घूमता। अरुण और शुक्र जरूर ध्यान रखिएगा। और इस प्रश्न का भी क्वेश्चन देख लीजिए एक बार कि पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह नीला दिखाई देता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त वरुण ग्रह जो है जो नीला दिखाई देता है। अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लुई लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। और इसी में अगर ये पूछ दिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये सी गोपालाचारी होता है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर लॉर्ड लुई माउंटबेटन होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो बिहार केसरी अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। बिहार केसरी अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसे बिहार का गांधी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलते अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन पर। अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं हम लोग कि मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे देश की चिंता, यह कथन किनका है? तो यह कथन अनुग्रह नारायण सिंह का है। ध्यान रखिएगा कि मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे देश की चिंता है, यह कथन अनुग्रह नारायण सिंह का है। यह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री हुए, ये बात आप जो लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक पढ़िए। अगर वीडियो अच्छा लगता है
तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।